तो अभी तक देखो हमने हेलो एल्केन्स के चैप्टर में बेसिक स्टार्टिंग चीज़ें देख ली, जिसमें नॉमेनक्लेचर बेसिक देख लिया, इनके टाइप ऑफ फॉर्मेशंस देख लिए कि किन किन से मिल करके ये बन सकता है, कौन कौन से हम रिएक्टेंट यूज़ कर सकते हैं किन की प्रेजेंस में, ताकि हमें हेलो एल्केन मिल सके एज अ प्रोडक्ट। फाइनली अब मिडिल ऑफ द चैप्टर हम पहुंच चुके हैं, जिसमें अब हम देखने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, है ना। तो इनके कुछ प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे और एक्चुअली यही सारी चीज़ें हर बारी रिपीट होगी, हर चैप्टर में यही चीज़ें रिपीट होंगी। तो थोड़ा सा मैं अच्छी तरीके से इसमें बताता हूँ ताकि अगले चैप्टर में आपको इसको समझने में आसानी हो। देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हैं, पहले तो ये समझिए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, है ना। एक मेल्टिंग पॉइंट है आपके पास और एक है आपके पास बॉइलिंग पॉइंट, है ना। सो नाउ मेल्टिंग पॉइंट इज ऑलवेज कंसर्न विथ सॉलिड स्टेट। हम हमेशा ये समझ के चलो कि हम सॉलिड स्टेट में कोई चीज़ है तो उसके मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बात करते हैं, और बॉइलिंग पॉइंट होता है उसके फ्लूइड स्टेट के लिए, यानी कि लिक्विड और गैस दोनों स्टेट आ सकता है। तो फ्लूइड स्टेट के लिए ये आपका बेसिकली कंसर्न होता है। अब आप देखिए मेल्टिंग पॉइंट कैसे डिपेंड करेगा, है ना। मेल्टिंग पॉइंट आपका, मैं इसके लिए वाइट बोर्ड बेसिकली लेता हूँ, और मेल्टिंग पॉइंट आप देखोगे कि कितना कॉम्पैक्ट पैकिंग है। तो मेल्टिंग पॉइंट के लिए बेसिकली आप ये देखने वाले हो कि पैकिंग जो आपकी लैटिस में, लैटिस आप समझते होगे, है ना, एक स्ट्रक्चर में पैकिंग उसकी कितनी कॉम्पैक्ट है ना। तो हाँ, पैकिंग डिपेंडेंसी रहती है इसकी कि कैसे ये पैक्ड है ना। तो जैसे हम अगर एग्जांपल लें कि अगर हमें देखना है कि ऑर्थो, है ना, मेटा और पैरा, ये तीन है, तो इन तीनों में किसका सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा, अगर हमें ये चेक करना है। तो जैसा हमारे पास इसका एक क्वेश्चन भी है और उसमें हम देखते हैं कि ये किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, तो हमें ये पता चलता है कि इन तीनों में देखो, इसमें क्या है कि पहला वाला आपका ऑर्थो है, दूसरा मेटा है, तीसरा पैरा है। तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा किसका, तो हमने लास्ट टाइम देखा था और फिर एक बार देख रहे हैं कि ये कुछ इस तरीके का बच्चा है, जैसे एक रूम में हमने बच्चे बैठाने हैं, जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतना ज़्यादा ये कॉम्पैक्ट इनकी पैकिंग होगी, राइट। और जितना ज़्यादा कॉम्पैक्ट पैकिंग होगी उतना ज़्यादा इसको एनर्जी रिक्वायर्ड है ताकि उनको डिसोशिएट अवे कर सके, राइट। तो आप देखिए जिस कंडीशन में ये पैरा वाले हैं, पैरा में कुछ ऐसा है कि अगर इस तरीके का रूम बना हुआ है तो बच्चे जो हैं वो ऐसे हैं, है ना, और हाथ को एकदम ऊपर करके खड़े हैं। और ऑर्थो और मेटा में क्या है कि बच्चे जो हैं वो ऐसे हैं, और एक में क्या है कि हाथ को ऐसे करके खड़ा है, और एक में क्या है कि हाथ को, है ना, ऐसे करके खड़ा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली इन तीन केसेस में अगर हम देखें, ये ऑर्थो का केस है, ये मेटा का केस है, ये पैरा का केस है, तो इसमें हम देख सकते हैं कि अगर इस तरीके से बच्चों को बैठाया जाए, तो मान लो अगर इतना बड़ा रूम है तो हो सकता है इस स्टेट में करीबन 10 बच्चे रूम में आ सकें, बैठ सकें। इस स्टेट में करीबन हो सकता है कि कितने आ सकते हैं, तो हो सकता है कि मुश्किल से 6 ही बच्चे आ सकें, है ना, तो हम इसे 6 लिख देते हैं। और इस स्टेट में देख सकते हैं तो हो सकता है मुश्किल से करीबन 8 बच्चे आ सकें, है ना। तो जितने ज़्यादा, सोचो कि आपके रूम में जितने ज़्यादा लोग हैं उतने ज़्यादा कॉम्पैक्ट पैकिंग होगी, उतना ज़्यादा डेंस पैकिंग होगी, और जितना डेंस पैकिंग होगी उनको रिलीज आउट करने के लिए उतनी ही ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो ये पैकिंग पे डिपेंड करेंगे, ये आपके जो भी मेल्टिंग पॉइंट वगैरह हैं ये पैकिंग पे डिपेंड करेंगे कि कितना ज़्यादा पैकिंग आपकी डिपेंडेंसी कैसी है। ज़्यादा डेंस होगी तो उसकी कैसी होगी, बहुत ही हाई होगी, है ना। सो दिस इज अबाउट द मेल्टिंग पॉइंट ऑर्थो, मेटा एंड पैरा, राइट। नाउ इफ वी आर कंसर्न विथ बॉइलिंग पॉइंट, है ना, सो बॉइलिंग पॉइंट आई हैव टोल्ड यू इट डिपेंड्स ऑन इट इज अबाउट ओनली फ्लूइड्स, राइट, एंड इट डिपेंड्स कि कितना ज़्यादा, हाउ स्ट्रॉन्ग दैट पर्टिकुलर कंपाउंड इज मेकिंग द बॉन्ड विथ वाटर, है ना। इट इज ओनली डिपेंडिंग ऑन हाउ गुड द पर्टिकुलर कंपाउंड इज मेकिंग बॉन्ड विथ वाटर और दैट लिक्विड, राइट। जैसे हम देखते हैं इसमें हमारे पास 2-3 केसेस आते हैं, एक बार हम आपके बुक में देख करके करते हैं कि हमारे पास केसेस क्या हैं। एक पहला केस जो है वो ये कहता है कि आपका वंडर वॉल फोर्स जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा उतना ज़्यादा इसकी आपकी बॉइलिंग पॉइंट होगी, है ना। अब वंडर वॉल फोर्स के बारे में बात करते हैं, तो एग्जांपल लेते हैं हम हेलोजेंस का। ये आपका फ्लोरो है, ये आपका क्लोरो है, ये आपका ब्रोमो है, और ये आपका है आइडो, है ना। तो ये लेट से फ्लोरो है, ये क्लोरो है, ये ब्रोमो है, एंड ये है आइडो। एज यू आर मूविंग डाउन in halogen groups the size continuously increases, we already know this one, right। now
अगर यहाँ पे दूसरा वाला ग्रुप जिससे वो लगा हुआ है कोई एक एल्किल ग्रुप है, लेट से उसको हमने फिक्स कर दिया, मान लो CH3 कर दिया, यानी CH3 जब F के साथ बनाएगा तो CH3F बनाएगा, when it is making with Cl it is forming CH3Cl, it is forming CH3Br and it is forming CH3I, right? Now as we are moving down, since the size is increasing, so let's say an example that our family is continuously increasing, it obviously meaning that my members of my family is continuously increasing. In this case, let's say we were having 2 members, in this case we are having 4, in this case we are having 8 members, and let's say in this case we are having 16 members, right? तो अब जैसे जैसे लोग बढ़ेंगे उनके लोगों के बाकी लोगों से इंटरेक्शंस भी बढ़ेंगे, इंटरेक्शंस बढ़ेंगे, हर एक बच्चा मान लो अपने 2 दोस्त बनाएगा तो इसमें तो करीबन 4 ही दोस्त होंगे, और इसमें हो सकता है 32 फ्रेंड्स हो जाएं और भी ज़्यादा फ्रेंड्स हो जाएं, है ना? तो क्या है कि जैसे जैसे साइज़ बढ़ रही है ये बढ़ रहे हैं इंटरेक्शंस, और इसी इंटरेक्शन को कहते हैं हम वंडर वॉल, है ना? ये हर चैप्टर में दिखेगा। ये वंडर वॉल फोर्सेस जो होते हैं वो बड़े वीक फोर्सेस होते हैं, है ना? लेकिन साथ ही ये देखिए कि ये एक सपोर्टिंग फोर्स होते हैं, सपोर्टिंग आपका एक अट्रैक्टिंग फोर्सेस या रिपल्सिव फोर्सेस होते हैं ना। इससे क्या है कि जो इनको फोर्स आपस में इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ थी दैट विल बी रिमेनिंग सेम, राइट, बट सम अ लिटिल मोर van der Waals forces has been increased, that will subsequently increasing the overall interaction, right? तो आपका क्या पता चला कि जैसे जैसे आपके हैलाइड की साइज बढ़ेगी आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ते जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये आपकी पहली बात है जो आपको क्लियर रखनी है, क्योंकि आपको 2-3 तरीके से क्वेश्चन घुमा करके देगा। तो पहला ये रहेगा कि अगर आपने देखा इफ़ अगर आपका एल्किल ग्रुप है वो सेम है, एल्किल ग्रुप इज सेम, राइट, अगर वो सेम है तो आप क्या देखोगे, यहाँ पे देखोगे इंक्रीजिंग किसका, साइज ऑफ हेलो ग्रुप, है ना, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा वो इंक्रीज करेगा। ये बात समझ गया? हाँ, ये पहली बात है, ठीक है, जैसा हमने देखा। अच्छा, दूसरी बात क्या पड़ेगी, दूसरी बात आपकी ये पड़ेगी कि हम देखेंगे कि कितना ज़्यादा वो किस तरीके से, मतलब 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री है, कितना ज़्यादा वो, है ना, नेटवर्क्ड है ना, कितना ज़्यादा वो नेटवर्क टाइप में बंधा हुआ है। जैसे अगर हम बात करें कि हमारे पास हमने बनाया, मान लो ओके, आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? ओके, तो अब आप देखिए कि आप जब बात कर रहे हैं 1, 2, 3 कार्बन के, और लेट से यहाँ हमने लगा दिया क्लोरीन, ये एक स्टेट है जो 1 डिग्री है। दूसरा बात कि हमने इस तरीके से लगाया और यहाँ पे C लगा दिया एंड क्लोरीन, ये दूसरी स्टेट है, एंड स्टिल वी आर हैविंग 3 कार्बन, ठीक है। एंड हम तीसरी बात कर रहे हैं 1, 2, है ना, ऐसे एक और लगा दिया, 3 कार्बन इसमें है, मान लिया 1 कार्बन इसमें और लगा दिया इन्होंने कहीं, है ना, 4 कार्बन की बात करते हैं, और यहाँ पे 1 कार्बन लगा दिया, यहाँ पे Cl बना दिया, ये कैसा हो गया, 3 डिग्री हो गया। तो इसमें देखिए तीनों में बात डिफरेंस क्या आ रही है कि आपके इस पहले वाले में, दूसरे वाले में, तीसरे वाले में देखें तो इसमें जो सरफेस एरिया है वो बहुत ही हाई है, ज़्यादा है, तो इसके इंट्रैक्शंस हाई होंगे, इंट्रैक्शंस इसके हाई होंगे। कोई चीज़ आप ऐसे ओपन रख दो, खुला रख दो, तो उसके ज़्यादा लोगों से इंट्रैक्शन होंगे। इसमें क्या है कि देखो इस वाले बच्चे को ना दबाने की कोशिश कर रहे हैं, ये लोग तो डायरेक्टली इंट्रैक्ट कर रहे हैं, इस वाले बच्चे को कह रहे हैं भाई तुम ज़्यादा लोगों से मिले जुलोगे नहीं। और इस वाले में क्या हो रहा है कि इसमें तो ज़्यादा ही दबा रहे हैं कि भाई बोल रहे हैं कि ये वाला बच्चा है ये किसी से मिलेगा ही नहीं, यहाँ पे एक एंड ओपन था किसी से मिल सकता, तो यहाँ बोल रहा है किसी से मिलेगा ही नहीं, हमारे ही बीच में रहेगा, है ना, तो और ज़्यादा उसका सरफेस एरिया। तो आप आंसर लिखोगे कि सिंस द सरफेस एरिया इज डिक्रीजिंग सो द बॉइलिंग पॉइंट इज ऑब्वियसली डिक्रीजिंग। तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका है, फिर इसका है ना। ये हमारी दूसरी बात हुई जिसमें हमने देखा कि कितना 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री पे कैसे इसका बॉइलिंग पॉइंट हमारा डिपेंड कर रहा था। तो ये हमारे पास आया है। देखिए इसमें सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट है टर्शरी वाले का, फिर सेकेंडरी का, फिर प्राइमरी का है, एंड वी आर हैविंग द ओवरऑल मॉलिक्यूलर मास नियरली सेम इन ऑल ऑफ द 3 इफ यू आर कैलकुलेटिंग द मॉलिक्यूलर मास दैट इज नियरली सेम, राइट। सो इफ द मॉलिक्यूलर मास इज सेम सो इट डिपेंड्स दैट वेदर दिस इज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, राइट। और इसकी बात हम कर चुके हैं।
सो इस तरह के क्वेश्चन हमारे पास मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में आएंगे। एक आध क्वेश्चन भी अभी हम नीचे आने वाले हैं, जैसे ये देखिए, ये क्वेश्चन है आपका ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोफॉर्म, क्लोरोमीथेन एंड डाईब्रोमोमीथेन, है ना। तो इन सब को आपको अरेंज करना होगा इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट में। आप इसको अपने अकॉर्डिंग से देख लेंगे, है ना, कि किस तरीके से इन्हें हमें अरेंज करना है। सेम तरीके से आप देखेंगे कि भाई अगर देखो, सबसे पहले अगर आप देखो मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है, अगर 3 ऐसे हैं कि अगर उनका मॉलिक्यूलर मास मतलब नियरली सेम नहीं है, वो ज़्यादा ही है, जैसे एक का मॉलिक्यूलर मास लो मान लो 40 आ रहा है, किसी एक मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास आपने निकाला वो 40 आ रहा है। मॉलिक्यूलर मास तो आप समझ ही रहे होगे, जैसे इसका अगर आपको निकालना है तो 3 कार्बन है तो 12 × 3 करो, फिर 7 हाइड्रोजन 7 × 1 करो, और Cl 35.5 होता है तो उसको ऐड करो, दैट विल बी योर मॉलिक्यूलर मास, राइट। तो अगर एक का मॉलिक्यूलर मास 40 है, दूसरे का आपका निकाला तो उसका करीबन आ रहा है 80, और तीसरे का निकाला आपने तो उसका आ रहा है करीबन 120। So since the molecular mass is continuously increasing, so as much the molecular mass is increasing, the boiling point will also increasing in the same order, right? So this is how it is. You are having these two questions. Do try these both questions. और अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो मुझे लिखिए आप, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास आता है